चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, चाहे मेन का एग्जाम हो चाहे एडवांस का एग्जाम हो, ग्रेविटेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और सही कहूं तो इसके जितने वेटेज के जो भी चैप्टर हैं, बाकी जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं पढ़ने के अंदर, और ग्रेविटेशन में टाइम थोड़ा सा कम लगता है। द रीज़न इज कि ग्रेविटेशन की मोस्टली जो थ्योरी है वो बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जो कंपैरिजन है उससे निकाल लेते हैं। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जैसे कूलम्बिक फोर्स था, वैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस वहाँ पर फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज था, यहाँ पर फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मास है। जैसे वहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर लॉ था, यहाँ पर भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इस सिमिलरिटी का इन सिमिलरिटीज का यूज करके हम थोड़ा सा बेटा इस ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके काफ़ी हद तक हमारा काम निपटा सकते हैं। इससे हमारे फॉर्मूले डेरिवेशन में काम आएंगे, इससे हमारे बहुत सारी जगह इसका एक इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि बेटा ग्रेविटेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम हो, केवीपीआई का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ग्रेविटेशन के सवाल पूछते ही पूछते हैं। और रिलेटिवली बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इसकी थोड़ी सी बेटा कम समय के अंदर निपटने वाले चैप्टर्स में से ये एक है। द रीजन इज कि बेटा काफी सारा काम जो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके भी चल जाता है। तो ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे काम को। एज यू नो दैट कि कोई भी दो मासेस बाय वर्च्यू ऑफ मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ग्रेविटेशन एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अगर मैं दो पॉइंट मासेस कहूं कि बेटा लेट से एक का मास हमारे पास m1 है और एक का मास लेट से m2 है, तो ये दोनों मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दिस अट्रैक्शन इज बाय वर्च्यू ऑफ एज आई टोल्ड यू मास। मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, बड़ा इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। दिस attractive force is by virtue of masses. This attractive force is known as your gravitational force। बेटा जो फोर्स है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में बड़ा अच्छी बात यह है कि ये हमेशा ही अट्रैक्टिव रहेगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं रहेगा, बड़ा हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। चलिए बेटा इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। हेडिंग लिखिए बेटा, एक बड़ा छोटी सी लाइन लिखो, एन अट्रैक्टिव फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मासेस, बड़ा मासेस के कारण हो, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो मासेस के कारण है बेटा, दैट इज नोन एज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा बेटा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। चलिए बेटा दो पॉइंट मासेस के बीच में किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बेटा उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद कोई और कहानी उसके आगे हम बुनते जाएंगे, बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा हेडिंग लिखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स between point masses। बेटा पॉइंट मासेस के कारण क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो देखते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास एक मास है m1, एक मास है m2, तो ये m1 m2 बाय वर्च्यू ऑफ मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस पर फोर्स F, तो बेटा इस पर भी फोर्स F। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बड़ा फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज था,
ग्रेविटेशनल फोर्स में दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अगर इन दोनों के बीच में बेटा सेपरेशन r है तो दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दिस केस तुम कह सकते हो कि सर ये तो काफी हद तक है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ ही हो गया। वहां पर बेटा अपने कूलम्बिक फोर्स को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ शब्द यूज किया था, हम यहां पर भी इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ शब्द यूज कर सकते हैं। दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दिस इज योर इनवर्स स्क्वायर लॉ। फेयर एनफ। कुल मिलाकर हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला आ गया बेटा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं बेटा इस बात को बहुत ही क्लियरली बोल देता हूँ कि हमने इस फॉर्मूले को कोई डिराइव वगैरह नहीं किया यार। डेरिवेशन बेटा हमारे बस की बात नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंटली इस तरह से लेके आए हैं। ये पहली बार जब भी लेके आए इसको एक्सपेरिमेंटली लेके आए थे, एंड दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। और एक बात हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कह सकते हो आप इसे। जिस तरह से आपने कूलम्ब्स फोर्स को बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा, आप इसे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिस इज द फोर्स। ये जो जी है बेटा इसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। ये बेटा आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा अगर आप याद करना चाहो तो याद रख सकते हो, ना भी याद रखो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जब भी जे में कोई सवाल आएगा इस कैपिटल जी का, सॉरी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल जी की बेटा वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट बेटा क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यूनिट लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सर इसके नाम में ग्रेविटेशनल से पहले ये यूनिवर्सल क्यों लिखा हुआ है? सर ऐसा के भी था। सर के में तो आपने कोई यूनिवर्सल जैसा वर्ड लिखा ही नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जी की जगह के था। सर वहां तो आपने नहीं लिखा था कि इट इज यूनिवर्सल इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और समथिंग लाइक दैट। यहां आप लिख रहे हो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बेटा इस जी की जो वैल्यू है ना ये हर जगह यही रहेगी। चाहे बेटा आप अर्थ पर बात कर लो, चाहे मार्स पर बात कर लो, चाहे बेटा स्पेस में बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, इस कैपिटल जी की जो वैल्यू है ये हर जगह सेम रहेगी। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बेटा मीडियम वगैरह पर डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वैल्यू हमेशा ये रहेगी। बल्कि हमारा जो बेटा के था ना उसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करी थी। याद करो बेटा एयर के अंदर उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 थी और किसी और मीडियम में उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर थी। और एप्सिलॉन आर का अपने नाम भी निकाल रखा था बेटा शायद रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेटा वहाँ पर अपना के यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं था, वो मीडियम डिपेंडेंट था। ये बेटा मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, हर मीडियम में सेम होगा। मैं आपसे पूछूँ कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, बेटा मेरे ख्याल से आप लिख दोगे न्यूटन। न्यूटन की डायमेंशन अपन लोग याद कर चुके हैं mL/t-2। मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर मतलब मास का स्क्वायर। बेटा मेरे पास आ गया शायद m की पावर तो -1, l की पावर माइनस, सॉरी बेटा l की पावर माइनस नहीं बेटा l की पावर 3 और t की पावर -2। बेटा चेक कर लेना सही तो लिखा ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी मेरे से यार। बेटा देखना m की पावर -7, हाँ बेटा l की पावर 3 और t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो सवाल में दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है बेटा इट विल बी लाइक दिस। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा।
इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने बेटा दो पॉइंट मासेस के बीच में लिखा, इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कभी ना कभी वेक्टर फॉर्म में लिखा ही था, तो इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म सुनना बेटा, अगर ये m1 मास है, अगर ये m2 मास है, और इन दोनों के बीच सेपरेशन बेटा मान लो कि r है, या फिर बेटा ये वाला जो वेक्टर है ये r वेक्टर है। m1 और m2 को जोड़ने वाला वेक्टर बेटा क्या है? r वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर आएगा ये माइनस r वेक्टर आ जाएगा, ये आपका r वेक्टर आ जाएगा। इस m1 पर फोर्स लगेगा ऐसे, इस m2 पर फोर्स लगेगा ऐसे। जैसे मैं बेटा इस m2 पर लगने वाला जो फोर्स है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो होगी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन है r वेक्टर के अपोजिट। r वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। यार ये डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को कुछ नाम होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर होता है, यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर शायद मेरे बच्चे जानते हैं कि हम माइनस आर कैप लिख सकते हैं। इस तरफ यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो आर कैप बोल दो बेटा, इस तरफ यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो माइनस आर कैप बोल दो। दिस आर कैप कैन रिटन एज, बेटा माइनस तो बाहर निकाल लो, जी m1 m2। आर कैप कैन ऑलवेज बी रिटन एज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो नीचे बेटा आर क्यूब आ गया। बाकी सब का अर्थ तो आपको पता है। इस आर वेक्टर का मैं अर्थ बताता हूं। इस आर वेक्टर की टेल कहां होगी और हेड कहां होगा, इस बात को डिस्कस कर लो। टेल होगी उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो मास पड़ा है जिसके कारण फोर्स निकालना है। हेड कहां पर होगा? जिस मास पर फोर्स निकालना है। टेल बेटा किस पर? एट द मास due to which force is to be found, head at the mass on which force is to be found। ठीक है ना, हेड कहाँ पर और टेल कहाँ पर? बड़ा इतनी सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और रही बात बेटा आर की, तो बेटा आर तो आप समझ गए हो, आर थोड़ा ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। ऐसा ही फॉर्मूला बेटा वहां पर भी आया था, बस वहां पर बेटा मेरे ख्याल से के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर आया था, और हमने कहा था कि Q1 Q2 को विद साइन लिख लेना, तो आपको वैसे बिल्कुल वैसा का वैसा है। वहां पर Q1 Q2 था, यहां पर m1 m2 था, बस हमने कहा था कि Q1 Q2 को विद साइन लिखना। आप बोलोगे सर m1 m2 में तो साइन वाला चक्कर ही नहीं है, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हाँ बस एक बड़ा अंतर यह है कि वहां पर k था और यहां पर माइनस g है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर k था, यहां पर माइनस g है। तो मैं मेरे बच्चों को पहले बोल देता हूँ कि देख बेटा, मैंने ना कितने मन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे फॉर्मूले तुम्हारे लिए निकाले थे। ठीक है ना, मोस्टली बेटा निकाले थे, बड़ी मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ऐसी चीज़ रही होगी जो मैंने कह दिया होगा कि बेटा ठीक है पर नहीं निकालते हैं, आप लोग याद रख लो, है ना। शायद ही कोई चीज़ ऐसी रही हो, अदरवाइज बेटा अपने सारे निकाले हैं। अब वही फॉर्मूला मैं बार बार क्यों निकालूँ यार। इस बार बस इतना सा अंतर करूँगा कि जहाँ पर Q1 Q2 लिखा होगा बड़ा, और मैं m1 m2 लिख दूंगा। जहाँ वहाँ पर k लिखा था यहाँ पर उसकी जगह माइनस g लिख दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा खासा काम इससे बन जाएगा यार। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट, इस वेक्टर फॉर्म पे बेटा एक छोटा सा सवाल कर लो। सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दो बेटा तब भी चलेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व वॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे सुनिए बेटा, आपके पास बेटा एक मास है 1 kg, दूसरा मास है बेटा 3 kg। ठीक है ना, हाँ, दिस इज 0, 2, 3, दिस इज 12, 5, 7। बेटा मीटर्स में कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स in vector form at gravitational force on 3 kg। बेटा 3 kg पर निकालो। चलो निकालते हैं। 3 kg पर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले बेटा ये आर वेक्टर लिख ले। सबसे पहले बेटा ये आर वेक्टर लिख ले। लिख लिया बेटा? लिख लिया। अब ये आर वेक्टर बेटा तूने लिख ही लिया। आर वेक्टर कैसे लिखेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। 12 माइनस 0 बेटा 12 माइनस 0 इज 12 आई कैप। 5 माइनस 2 बेटा आई थिंक 3 आई कैप। 7 माइनस 3 बेटा दैट इज 4 के कैप। सॉरी बेटा ये जे कैप था। मुझे सर इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। बेटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो दैट इज अंडर रूट ऑफ बेटा क्या 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से 13 मीटर आ जाएगा। चलिए बेटा मुझे इस 3 kg पर फोर्स निकालना है। बेटा निकालता हूँ फोर्स। फॉर्मूला मेरे बच्चे बोले सर माइनस जी m1 m2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बेटा आपने मेरे से वेक्टर फॉर्म में पूछा इसलिए ऐसा लिखा, अदरवाइज तो मैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लिख देता, है कि नहीं? तो चलिए बेटा माइनस जी। बेटा जी की वैल्यू तुम वो 6.67 लिखना चाहो, अच्छी बात है। बेटा मैं इसको 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलेगा ना? इंटू m1 m2 1 kg into 3 kg into r vector is of course 12 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap मीटर अपॉन बेटा क्या 13 मीटर की पावर 3। बेटा कर लेना ये तो ठीक है, छोटा सा काम बचा। बेटा मीटर की पावर 3 और मीटर की पावर 3 तो कैंसिल हो गया। ओ बेटा जी kg का स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। बेटा ये 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आपका फोर्स आ गया किसमें? वेक्टर फॉर्म में बेटा आपका फोर्स आ गया। वेरी इजी, ठीक है बेटा, ये आपका फोर्स आ गया। ऐसा सवाल बेटा अपने इलेक्ट्रो में भी किया था, सेम कहानी सेम बात बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, एक और करते हैं बेटा। IIT एडवांस का सवाल है, मैं बेटा एक तरह से उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? IIT एडवांस का सवाल है और बेटा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। बेटा एक बार मान के चल लो कि मेरे पास कुछ नई बात नहीं है बताने के लिए, ऐसे मान के चल लो बेटा। मैं तो एक सवाल रिपीट कर रहा हूँ। IIT JEE एडवांस का सवाल है बेटा। उसमें मेरे ख्याल से 3 पार्टिकल थे बेटा, मैं उसमें 4 पार्टिकल कर देता हूँ, जिससे बेटा वो वाला सवाल भी आप कभी न कभी देख ही लोगे। एक मैं करा देता हूँ, उसमें 3 पार्टिकल थे, मैं 4 पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक। सवाल ऐसा है कि स्पेस में बेटा, फ्री स्पेस के अंदर कोई 4 स्टार्स हैं बेटा, 4 स्टार्स हैं और वो आर रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं। आर रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये आर रेडियस और 4 स्टार्स है बेटा। फोर स्टार्स हैं, आइडेंटिकल स्टार्स हैं। इस स्टार का मास m, इसका मास m, इसका मास m। बेटा आइडेंटिकली ऐसे पढ़े बेटा, पढ़े नहीं बेटा, ऐसे घूम रहे हैं लगातार सर्कल पे। ये बड़ा भाग रहा है ऐसे कांस्टेंट स्पीड v से बेटा, ये भी भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, ये भी बेटा भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, और बेटा ये भी भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। फेयर ना? ये बेटा ऐसे 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 कांस्टेंट स्पीड लगातार v से भागे जा रहे हैं, ठीक है ना? 4 आइडेंटिकल स्टार्स
are performing uniform circular motion of radius r. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं बड़ा कितने रेडियस का, r रेडियस का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं रेडियस r का, और बड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं रेडियस r का। किस कारण से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। बड़ा उनके बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण। बड़ा सबके पास स्पीड बराबर तो है, लेकिन बड़ा ये स्पीड पता नहीं है अपन को, पता नहीं बड़ा अपन को। फाइंड, बड़ा ये स्पीड निकालनी है। इस आर रेडियस की ऑर्बिट के अंदर किस स्पीड से भाग रहे हैं बड़ा निकालना है। इस स्पीड का हम आगे जाकर बड़ा कभी ना कभी एक नाम भी निकालेंगे। दिस इज योर ऑर्बिटल स्पीड या बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। दूसरा बेटा इनकी एंगुलर वेलोसिटी। अगला बेटा इनका टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड। तीन काम करने बेटा हमको, तीन काम करने। अभी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, सब कर लेंगे। सुनना बेटा, बाय सिमेट्री ऐसे पढ़े हैं, बाय सिमेट्री बेटा ऐसे पढ़े हैं, तो एक बात थोड़ा हम समझ गए कि बेटा बाय सिमेट्री पढ़े हैं, इसका मतलब ये डायगोनल, ये डायगोनल, इन डायगोनल्स का इंटरसेक्शन जो होगा वो सर्कल का सेंटर, ये ऐसे आर, ये ऐसे आर, ये ऐसे आर। फेयर एनफ। बड़ा देखना, ये वाला एंगल 40, बड़ा टोटल एंगल 90 था, तो ये वाला एंगल 45। बड़ा ये वाला एंगल भी बड़ा 45, तो ये वाला एंगल ऑफ कोर्स आ गया 90। और अगर ये वाला एंगल 90 आ गया तो ये आर है, ये आर है, तो पक्की बात है बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ गया है √2r। बड़ा ये लेंथ भी आ गई है √2r, ऑफ कोर्स बड़ा ये लेंथ भी आ गई है √2r, और ये लेंथ भी आ गई है √2r। चारों मास में से किसी एक मास को पकड़ो और देखो उस पर कितना फोर्स आता है। तो आप बोलोगे कि सर इस m मास को ये वाला m मास अपनी तरफ एट्रैक्ट कर रहा है किसी न किसी फोर्स से, जिसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं GMM अपॉन बड़ा डिस्टेंस का स्क्वायर √2r का स्क्वायर, बड़ा दैट इज 2r स्क्वायर। बढ़िया लिखा था। इस m मास को ये वाला m मास भी एट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स से? मेरे बच्चे बोले सर GMM अपॉन बड़ा r का स्क्वायर। अगर इसे f लिखा है तो इसको भी मैं f लिख सकता हूं ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। इस m मास को ये m मास अपनी तरफ एट्रैक्ट कर रहा है किसी न किसी फोर्स से। कितने फोर्स से बेटा? GMM अपॉन 2r का स्क्वायर। बेटा 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर बेटा क्या हो गया? 4r स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि ये वाला फोर्स अगर F, अरे बेटा ये 2r, ये वाला फोर्स है F, ये वाला फोर्स है F, तो बेटा ये वाला फोर्स जो ये F नहीं है बेटा, कितना है? F। तो इस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो इसका, इसका और इसका तीनों का वेक्टर सम है। बेटा मैं आपको वेक्टर सम पहले भी करके दिखा चुका हूं, फिर से करके दिखाया था। सुनना बेटा, इस पार्टिकल पर इधर की तरफ फोर्स है F, इधर की तरफ फोर्स है F, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच, और वो कितना आएगा? √2f। और इसी तरफ बेटा बिल्कुल बीचों बीच आएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45। बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? 45। और तीसरा फोर्स इसी तरफ लग रहा है और वो कितना है? F/2। इन दोनों का रिजल्ट आ गया ये, इससे इसको जोड़ दो तो नेट फोर्स इस तरफ आ गया है, और उस नेट फोर्स की वैल्यू आ गई है बेटा, बोलना कितनी आ गई है? √2f प्लस F/2। बेटा √2 प्लस हाफ को बाहर निकाल दो, सिर्फ f बच गया। f को बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। बेटा देखना क्या लिख रखा अपन ने? GM² अपॉन 2r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स।
ये बड़ा सेंटर की तरफ फोर्स है। अरे सर सेंटर की तरफ फोर्स है तो सर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। अरे बेटा ऐसे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हम जानते हैं कि उसका सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर। तो आप कह सकते हो कि सर इस तरफ अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊं तो मैं ये कहूंगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विल से कि द नेट फोर्स इज √2 + ½ gm square upon 2r square. This is the net force and this net force must be equals to mass into इस तरफ एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है जिसकी वैल्यू बेटा होती है v²/r। बेटा ये v से v गया, एक m से m गया और बेटा हमसे v पूछ रखा था, बेटा v का आंसर बड़े आराम से आ गया। कहाँ लिखूं बेटा, ऊपर लिख दूं? ऊपर यार यहाँ लिख दूं? बेटा सवाल मिटाया मैंने ना। तो स्पीड आ गई बेटा, स्पीड आ गई √, कितने बेटा, √√2 +½ gm अपॉन 2r। बेटा यही है ना, एक बार चेक कर लो, एक m तो बेटा कैंसिल, ये बेटा v आ गया। सर आपने हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रखी है, बेटा एंगुलर वेलोसिटी आएगी v/r, that is equals to √√2 +½ gm अपॉन 2r। बेटा पूरे को अगर r से डिवाइड करूंगा तो उसको तुम अंदर लाके ऐसे r³ लिख सकते हो। सर टाइम पीरियड कैसे निकालूं, पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा? बेटा पूरा चक्कर काटने में समय लगता है 2π/ω, तो आप कह सकते हो दैट इज 2π। अरे बेटा अपॉन ऐसे लिख दो यार, √√2 +½ gm अपॉन 2r⁻³ ले बेटा, मैंने तो बेटा सवाल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया कि बेटा इतनी बातें पूछ सकते हैं। इसका कोई एक पार्ट बेटा पूछ रखा था IIT JEE एडवांस के अंदर, मैंने बेटा इस तरह से 4 स्टार्स ले रखे थे, उसके अंदर ऐसे 3 स्टार्स ले रखे थे। तो 3 स्टार होंगे तो एक स्टार पर सिर्फ बाकी 2 जने ही फोर्स लगाएंगे, तो उसमें सिर्फ उसे 2 ही फोर्स को ऐड करना पड़ा। ये तो बेटा 3 फोर्स थे, वहाँ पर सिर्फ उसे 2 ही फोर्स को ऐड करना पड़ा। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि ना 2 फोर्स को ऐड करना तो ऑफकोर्स अपने 3 फोर्स के ऐड करने के मुकाबले आसान ही रहा होगा। लेकिन मुझे लगा कि बेटा आप लोगों को सवाल की रिपीटेशन नहीं लगनी चाहिए कि यार सर वही सवाल तो शीट में पूछ लेते हैं, वही सवाल क्लास में करा देते हैं, तो वो बेटा मैंने आपसे बाद में पूछ रखा है, कर लेना बेटा, वो आपसे बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बेटा इस तरह से बेटा हम बड़े आराम से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इस तरह से हम मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो और बेटा बहुत ज़्यादा मासेस हो तो हम इस तरह से अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल कर उनको ऐड कर सकते हैं और इस तरह से बेटा हम बड़े आराम से आंसर्स को निकाल सकते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक और करते हैं बेटा सवाल, छोटा सा सवाल एक और करते हैं, मजा आएगा। सुनना बेटा, कहानी ऐसी है कि ये आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, कैपिटल M मास की L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर यूनिफॉर्म रॉड बोलने का अर्थ यह था कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज है। यहां पर यूनिफॉर्म रॉड बोलने का अर्थ है कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है। बल्कि आप यहां पर एक लैम्डा डिफाइन कर सकते हो। लैम्डा माने बेटा मास प्रति यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। वहां पर लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पर लैम्डा है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। और इस रॉड के इस सिरे से इस कोने से r डिस्टेंस दूर बेटा कोई दूसरा पॉइंट मास पड़ा है एंड लेट्स बेटा दैट पॉइंट मास इज स्मॉल है। बेटा इसी रोड के आगे इसी लेंथ के अलोंग बेटा ऐसे m मास पड़ा है। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स between
रॉड एंड पॉइंट मास। बेटा रॉड और पॉइंट मास के बीच में कितना फोर्स आएगा, बेटा मुझसे ये पूछ रखा है। बेटा रॉड और पॉइंट मास के बीच में कितना फोर्स आ रखा है, बेटा हमसे ये पूछ रखा है, निकालेंगे बेटा। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास और पॉइंट मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वही निकालना आता है कि दैट इज Gm1m2/r²। ये तो पॉइंट मास है लेकिन ये पॉइंट मास नहीं है। तो सर क्या मैं गवारों की तरह, बेटा कैसे गवारों की तरह इस पूरी रॉड को सेंटर पड़ा मान लो? नहीं बेटा, लाइफ इज नॉट दैट इजी कि ऐसा कर लो, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब निकालने के लिए ना ऐसे कांड नहीं चलते कि पूरी रॉड को उसके सेंटर पड़ा मान लो। काश लाइफ इतनी आसान होती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तो सर क्या करें? तो एक काम करो बेटा, इस रॉड में छोटे छोटे मासेस लो। कैसे लें बेटा? इस m मास से x डिस्टेंस दूर जाओ, इस m मास से x डिस्टेंस दूर जाओ और छोटा सा कट लगाओ dx विड्थ का। तो ये एक छोटा सा मास आएगा। ये मास बेटा कितना आएगा, मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको बेटा, m/l इंटू dx। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। l लेंथ पर m मास है तो dx लेंथ पे कितना मास होगा, m/l इंटू dx। ये बेटा ऐसे बोल दो कि लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या है बेटा? मास प्रति यूनिट लेंथ। इतनी सी लेंथ पर मास चाहिए तो लैम्डा इंटू dx। इस छोटे से मास ने इस m मास पर छोटा सा फोर्स लगाया होगा इस तरफ, एंड लेट से बेटा दैट छोटा सा फोर्स इज df। दैट छोटा सा फोर्स इज df। सर काश मैं ये फोर्स निकाल पाऊं। ऑफ कोर्स बेटा निकाल सकता है तो ये वाला फोर्स। तो बोलेगा सर अब तो दोनों पॉइंट मास है, सर अब तो मेरा वो फॉर्मूला लग जाएगा Gm1m2/r²। हाँ बेटा बिल्कुल लग जाएगा। लगाओ। फोर्स है अंदर की तरफ g, इसका मास, इसका मास, इसका मास बेटा कितना है, m/l इंटू dx अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से यहां तक के डिस्टेंस बेटा, व्हाट्स द डिस्टेंस? आई थिंक बेटा डिस्टेंस इज x का स्क्वायर। सर ये वाला फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ इस dm मास ने इस पर कितना लगाया सर वो है। सर ऐसे dm मास तो यहां से चलते 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 यहां तक पूरे फैले होंगे। हाँ बेटा पूरे फैले होंगे। तो सर उन सब की वजह से निकालना हो तो बेटा निकाल लो। लेकिन उन सब की वजह से निकालने के लिए सारे के सारे फोर्स को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जोड़ना मतलब बेटा क्या? इंटीग्रेशन। और जोड़ने में कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं बेटा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं इस बात को कि हर dm मास ने इस पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाया है, तो नेट फोर्स जो होगा वो सिंपल समेशन आ जाएगा। कोई कंपोनेंट लेकर वेक्टरली जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सर नेट फोर्स विल बी g बाहर, m बाहर, m बाहर, l बाहर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी करूं? तो आप बोलोगे कि सर ये m मास यहां से यहां तक फैला हुआ है, यहां के लिए x की वैल्यू r होगी और यहां के लिए x की वैल्यू r से बढ़ते बढ़ते r प्लस l होगी। तो आप कहोगे सर r से लेकर r प्लस l। आसान सा इंटीग्रेशन है बेटा, दैट इज Gm अपॉन l। बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन एक्स। बड़ा इंटीग्रेशन आता ना आप लोगों को। और बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? r से r प्लस l। और ये मेरे पास आ गया है Gm अपॉन l। बेटा क्या लिखूँ यार? 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस l। बेटा फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? मेरे ख्याल से आ गई है Gm अपॉन l। बेटा नीचे क्या आ गया? r इंटू r प्लस l माइनस r, बेटा l बच जाएगा। ले बेटा ये फोर्स की वैल्यू आ गई, दैट इज Gm अपॉन बेटा r इंटू r प्लस l। ये हमारा आंसर आ गया। ये बड़ा हमारा आंसर, बढ़िया आंसर है, अच्छा आंसर। ये रॉड के और पार्टिकल के बीच का बेटा आपका फोर्स है, ये बड़ा हमारा फोर्स। आगे चलिए बेटा,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। इस तरह से बेटा हम बड़े आराम से फोर्सेस वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें में नहीं आएगी। चलिए बेटा, इस तरह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं। इसका आगे वाला पोर्शन देखते हैं बेटा। जिस तरह से हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स देखे, कूलम्बिक फोर्स देखे, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखना स्टार्ट कर ली थी और हमने एक नाम निकाला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरह से बेटा वहां पर हमने शब्द निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा वैसे ही हम यहां पर एक शब्द निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इजी बेटा, मैं शुरुआत से डिफाइन कर रहा हूं बेटा इसको, ऐसा नहीं कि बेटा मैं ना कोई कंपैरिजन कर रहा हूं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सिस्टम ऑफ मासेस है, ये आपके पास बेटा कोई सिस्टम ऑफ मासेस है, इसके अंदर खूब सारा मास है और इसने आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितने बेटर, कितने बढ़िया ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखे हैं। उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन कर रखी है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कि इस मास ने अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितने बढ़िया, कितने शानदार ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। उन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को क्वांटिटेटिवली कोई नंबर देकर बेटा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो नंबर देकर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट टर्म इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से अगर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से किसी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स कम होंगे तो उसके कारण बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और किसी पॉइंट पर अगर मान लो कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट हुआ ही नहीं तो हम कह देंगे कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो सर कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा ऐसे डिफाइन करूंगा कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जज करने हैं तो मैं एक काम करूंगा कि इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा मास रख दूंगा m0 और ये चेक करूंगा कि इस सिस्टम ऑफ मास ने इस पॉइंट पी पर m0 मास जो रखा है उस पर कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है। अब जितना ज्यादा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऑफ कोर्स इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन आप ये कहोगे कि सर इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम ऑफ मास डिसाइड नहीं कर रहा, ये m0 भी डिसाइड कर रहा है। भाई ये मास अगर दुगना हो जाएगा तो सर फोर्स दुगना हो जाएगा, ये मास 10 गुना तो ये ऑफ कोर्स फोर्स भी 10 गुना। तो एक काम करो, इसको बेटा इस मास, इस टेस्ट मास से डिवाइड कर दो। इस टेस्ट मास से डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म बची है ये जो टर्म बची है ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? अब ये m0 पर डिपेंड नहीं कर रही है, फोर्स m0 पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे m0 से डिवाइड कर दिया वो m0 वाला इफेक्ट तो कैंसिल हो गया और ये जो टर्म बची है ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है सिर्फ उसी का ही रोल रहेगा। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द टर्म विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस सिस्टम ऑफ मासेस, और ये वाली टर्म जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स सिस्टम ऑफ मास की वजह से इस पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा भी होंगे। फेयर एनफ। तो आप कह सकते हो कि ये है हमारे पास एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़ा बात ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at point P due to system of masses, बड़ा बहुत सारे masses हो सकते हैं, due to system of masses is defined as gravitational force
experienced by gravitational force experienced by test mass per unit टेस्ट मास। बेटा पर यूनिट टेस्ट मास, बेटा पर यूनिट टेस्ट मास मतलब बेटा इस फोर्स को टेस्ट मास की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो बेटा हमारा काम बन जाएगा। तो बेटा ये है हमारे पास बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। हालांकि इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बेटा मोर और लेस वही आ गई जो बेटा मेरे ख्याल से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, बस वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज था, बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास है। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर है नहीं बेटा, बाकी सारी की सारी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, और बातें डिस्कस करते हैं इस बारे में, जितनी बातें हमसे हो पाएंगी बेटा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो चलो मैं यहां लिखता हूं, सुनना बेटा। पहली बात बेटा बताना, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है या स्केलर है? आप बोलो सर ऑफ कोर्स वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर। तो आप कह सकते हो कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छी बात। क्या कह सकते हो और कोई बात? मास हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी m नॉट मास को अगर मैं किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख दूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए जिस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसी तरफ उस पर फोर्स लगेगा। तो आप कह सकते हो कि फोर्स जो है वो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ ही लगेगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में हो ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पॉजिटिव पड़ा है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लग जाएगा, चार्ज नेगेटिव पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग जाएगा। आई होप यू रिमेंबर दैट। मगर बेटा मास तो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आपको बेटा यहां पर ये वाली चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली बात बेटा यूनिट देखो, आप बोलोगे सर वेरी इजी, यूनिट इज वेरी इजी, न्यूटन पर केजी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, ये है न्यूटन पर केजी। गुड। वो अलग बात है बेटा न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर हम बेटा ये वाले यूनिट ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं ये एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो इसलिए बेटा हम इसको न्यूटन पर केजी लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन पर केजी लिखने से फील आती है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम थी वैसे ही ये न्यूटन पर केजी है। तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अवॉइड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सही है, बट हम थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन से दूर रहने की कोशिश करेंगे। सर डायमेंशन कैसे लिखूं? बेटा न्यूटन की तो डायमेंशन हम जानते हैं mL/t-2, केजी की डायमेंशन ऑफ कोर्स m से m कैंसिल, और ये बेटा मेरे ख्याल से हो गया Lt-2। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी तो Lt-2 ही होती है। बेटा ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अच्छी बेटा सब निकाल लेंगे। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे निकालते बेटा जो हमारे काम के हो, बेटा कुछ फॉर्मूले ऐसे जो बेटा अपने काम के हो, अलग अलग चीजों की वजह से कितनी कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम निकालेंगे, याद भी रखेंगे, निकालेंगे भी और बेटा उनको हम याद भी रखेंगे। जैसे जैसे हाँ सबसे पहले एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। बेटा किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, एंड यू नो इट वेरी वेल कि सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। अगर एक बार ये हो गया फिर तुम्हारे बहुत सारे काम ऐसे निपट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा सुनिए, ये मेरे पास कोई m मास का पार्टिकल है और इस m मास के पार्टिकल के कारण मुझे यहां से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है
वहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस m मास के कारण। अब इस पॉइंट P पर कोई मास रखा हो या ना रखा हो, इस m मास की वजह से तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी होगी। हां, अगर मैं इस P पॉइंट पर कोई और मास m0 रख दूंगा तो ऑफ कोर्स उस m0 मास पर फोर्स भी लग जाएगा, लेकिन m0 मास ना हुआ तब भी m मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड तो है। लेकिन उसे निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट P पर एक छोटा सा मास रखना पड़ेगा m0, इसे हम टेस्ट मास कहेंगे। ये m मास का पार्टिकल इस m0 मास पर फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ। तो ऑफ कोर्स इस m मास ने यहां पर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखी है अंदर की तरफ। उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन तो आप बोल चुके हो कि इट इज रेडियली इनवर्ड्स, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी दिस ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। बेटा पर यूनिट टेस्ट मास, बेटा व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स? आप बोलोगे सर पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज gm अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाई m0। बेटा m0 कैंसिल, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई है, और बेटा कितनी वैल्यू आ गई है? gm अपॉन r स्क्वायर। सर वहां पर kq अपॉन r स्क्वायर आई थी, यहां पर gm अपॉन r स्क्वायर। बेटा बिल्कुल सही बात है। यही नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स मतलब बेटा ऐसे है बेटा पोजीशन वेक्टर, और ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे। कोई बच्चा कहता है सर वेक्टर फॉर्म में बताओ, बेटा बताएंगे। अगर आप मुझसे यही ग्रेविटेशनल फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड तो है gm अपॉन r स्क्वायर। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन r वेक्टर की तरफ नहीं है, r वेक्टर के अपोजिट है। r वेक्टर के अपोजिट बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम शायद बेटा माइनस r कैप लिखते हैं। माइनस बेटा बाहर निकालो, gm r क्यूब r वेक्टर। ले बेटा r कैप कैन बी रिटन एज r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। बेटा माइनस साइन क्या होता है कि r वेक्टर है ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ऐसे। आप बोलो से बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया है जैसे हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से था, सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहां पर k था, यहां पर माइनस g है, वहां पर q था, यहां पर m है। बाकी सब बिल्कुल वैसा का वैसा है। हो सकता है कि बेटा मैं बार बार इस तरह से ना निकालूं और अगली बार ऐसे बोल दूं कि बेटा अपन ने कर रखे हैं सवाल यार, है ना, मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ। चलिए बेटा, ये रहा हमारा पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए बच्चे, चलिए बेटा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। इस तरह का सवाल बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करा चुका हूं, बट बेटा आप इसे कर सकते हैं। आपके पास बेटा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहां कहीं बेटा मेरे पास एक कैपिटल M मास है 0,a पर। यहां पर कहीं बेटा मेरे पास एक कैपिटल M मास है 0,-a पर, और यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट P है x एक्सिस पर x,0 पर। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। बेटा पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। बताएंगे बेटा, इस m मास की वजह से इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऐसे, रेडियली आउटवर्ड्स नहीं बेटा, रेडियली इनवर्ड्स, और उसकी वैल्यू होगी gm अपॉन यहां से तक डिस्टेंस का स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट कि डिस्टेंस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स। ये a है, ये x है, तो ये आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसी तरह से ये m मास जो है ये बेटा इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी बेटा, लेट्स दैट इज E।
इसकी वैल्यू भी बड़ा कितनी होगी, gm/डिस्टेंस का स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट दोनों की वैल्यू बड़ा सेम है, इसलिए मैंने बड़ा दोनों को ही ई लिख दिया है। लेट्स बड़ा दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू थीटा। एज यू कैन सी दैट कि बड़ा ई के दो कंपोनेंट आएंगे, बड़ा इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा आपका वो ई साइन थीटा आएगा, इस ई का भी इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो ई साइन थीटा आएगा, और ई का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो ई कॉस थीटा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इधर की तरफ आएगी और उसकी वैल्यू होगी 2e कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2e cos थीटा, दैट इज 2 टाइम्स बेटा e बोलना, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है gm/a² + x² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस है x और हाइपोटेनस है √a² + x²। कुल मिलाकर बड़ा एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, बड़ा बोलना कितनी वैल्यू आ गई है, 2gmx अपॉन बेटा क्या, a² + x² की पावर 3/2। ये बड़ा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई है। ये जो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, हम चाहें तो बड़ा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ भी बना सकते हैं। ये तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, आनी भी चाहिए बेटा। x = 0 ये वाला पॉइंट है, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, ग्रेविटेशनल फील्ड 0। यही पॉइंट बड़ा अगर इन्फिनिटी पे होता तो x बहुत बड़ा हो जाता, x बहुत बड़ा होता तो इस एंड के कारण बड़ा वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आती बहुत कम। भाई फॉर्मूला क्या होता है, gm/डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है बहुत बड़ी तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी 0, इसके कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, इसके कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, 0 0 को ऐड करोगे क्या आएगा 0। तो आप कह सकते हो कि अगर x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हुई तो ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा ईजी लिख दो यार, ई से बड़ा वो फील आती है कि ना, तो आप कह सकते हो कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग 0। तो बड़ा ये साइन लगा दिया, इसका मतलब टेंडिंग टुवर्ड 0, 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो बड़ा पक्की बात है कि पहले बड़ा होगा और फिर घटा होगा, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड आई होगी सबसे ज्यादा। हम निकाल भी सकते हैं कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज्यादा आएगी। वो निकालने के लिए आप कह सकते हो कि सर मुझे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो मैं dE/dx करूंगा और उसको 0 कर दूंगा। बड़ा करना जरा dE/dx, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट किया तो a बड़ा x² की पावर 3 तो नीचे आ गया, और a² + x² की पावर 3/2 तो वैसे का वैसा, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 3/2 बड़ा बाहर आ गया, a² + x² की पावर 3/2 बड़ा कितना डिफरेंशियल का आएगा इसका हाफ, खत्म नहीं हो बेटा, इनटू इसका अंदर वाले का डिफरेंशियल बड़ा क्या आएगा 2x मल्टीप्लाइड विद बड़ा जो पहले से x रखा हुआ है। व्हाट डू यू वांट बड़ा, वी वांट इट टू बी 0। इसको 0 करने के लिए a² + x² शुड बी इक्वल टू बड़ा वो एक तो बड़ा रूट तो कैंसिल हो गया, दैट इज 3/2 टाइम्स, अगर 3 भी कैंसिल हो गया दैट इज 3 टाइम्स x²। बड़ा x की वैल्यू शायद आ गई बड़ा ± a/√, बड़ा x की वैल्यू +a/√2 और बड़ा x की वैल्यू -a/√2। यहां पर बड़ा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यहां पटक दोगे तो वो वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आप मुझसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ पूछोगे तो बोल दूंगा कि बड़ा ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पहले बढ़ेगी बड़ा फिर घटेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी a/√2 पर। एक्स की बेटा वैल्यू इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स की वैल्यू 0 बड़ा तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पर बेटा ये कहानी है, बस इतना सा फर्क है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसको पॉजिटिव दिखा दिया तो इसको फिर नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी लाइक दिस।
और ये वाला बड़ा पॉइंट कौन सा आपका, -a/√। तो ऐसे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा कहां कैसे कैसे वेरी कर रही है। फेयर एनफ, ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बड़ा हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली है, बाकी बड़ा हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं अपन, है ना, सबको देखते हैं, सब कुछ देखना चाहिए। नेक्स्ट इज, बड़ा हेडिंग लिखे, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। बड़ा आपके पास यूनिफॉर्म रिंग है और उसके कारण बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, अभी निकालते हैं। बड़ा आपके पास बड़ा ये रिंग, ठीक है, इसका मास बड़ा m है, रेडियस r है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, तो आप कह सकते हो कि सेंटर पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 ही होगी। बड़ा कारण आप जानते हो, जितना डीएम मास इधर उतना डीएम मास इधर, इस डीएम मास ने इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई इधर, इस डीएम मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई इधर, दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा कैंसिल हो जाएंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगी। ऐसे बड़ा तुम सारा का सारा निकाल सकते हो कि हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जो डीएम मास होंगे वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, और सेंटर पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सॉरी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 आएगी। लेकिन कोई हमसे एक्सिस पर पूछ ले, सोचेंगे बेटा ये रिंग बड़ा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ी बेटा, ये इसकी एक्सिस ऐसे, इसका मास m है, रेडियस बड़ा r है, और सेंटर से x डिस्टेंस दूर बड़ा मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी। करते हैं बेटा कोशिश, मैं बहुत ही नीट आंसर नहीं निकालना चाहता हूं बिकॉज इट इज जस्ट रिपीटेशन यार, ऐसे काम ने इलेक्ट्रो में भी किया था, अब बार बार बड़ा ये थोड़ी करते रहेंगे। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा मास लिया बड़ा, लेट से डीएम मास, बड़ा उस डीएम मास के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी छोटी सी, जिसको मैं डी ई लिख दूं बेटा, और उसकी वैल्यू होगी जी, इसका मास है डीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये एक्स है ये आर है, तो ये डिस्टेंस आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से इसके जस्ट सामने अगर कोई डीएम मास है तो ये डीएम मास भी बड़ा ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा। मेरा लिखने का मन नहीं है, मैं इसको भी डीई लिख देता हूँ, जितना मास ये बड़ा उतना मास ये, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, तो जितना ग्रेविटेशनल फील्ड ये उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड ये। सर मुझे पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो बड़ा ऐसे जोड़ो। आप इस बात को बड़ा देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल अगर थीटा, तो बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा, डीई का साइन कैंसिल, और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी इस तरफ। जो बड़ा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो आएगी 2DE का cos थीटा, 2 टाइम्स DE, DE इज G dm अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बड़ा बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो तो ऐसे छोटी छोटी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के उनको जोड़ दो, तो बड़ा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई है 2 बाहर, g बाहर, x भी बड़ा कांस्टेंट है, और नीचे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। वेरी बड़ा सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, डीएम। लेकिन डीएम 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 लेते 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 पूरा मत इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि तूने जो बड़ा 2DE लिखा है ना, उसमें ये जो 2DE का कोस्टा लिखा है, इसमें तूने ये भी देख लिया है और ये भी देख लिया है, डायमेट्रिकली अपोजिट दोनों पॉइंट हो गए। तो पूरी रिंग कवर करने के लिए सिर्फ यहीं तक आना जरूरी है, सिर्फ यहीं तक आना जरूरी है, ठीक है ना। यूं चलते 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 सामने वाला पॉइंट उसके साथ आ ही चुका, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 से m/2 आधी रिंग को इंटीग्रेट करना है। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई है
2gx बड़ा dm का इंटीग्रेशन m आएगा, लिमिट 0 से m/2, तो बड़ा m/2, नीचे बड़ा मेरे पास आ गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बड़ा कितना 3/2। ले बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी बढ़िया वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस बड़ा इतना अंतर है कि रिंग के पास अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ करता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, आपकी बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है। फॉर्मूला बड़ा वो का वही है, वहां पर था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और बड़ा यहाँ पर जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बड़ा आपका सवाल है, ये बड़ा आपका सवाल है। आई होप दैट्स ओके। बड़ा बड़े आराम से हम इस तरह का सवाल निपटा सकते हैं। सवाल तो बड़ा क्या है, ठीक है, फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन चलिए बेटा पहला दूसरा फॉर्मूला ही है तो मैंने एक बार हल्का से डिराइव कर दिया, जिससे आपके मन में एक कन्विक्शन भी आ जाए कि हाँ यार सर कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, जो हमने पढ़ रखा है मोर और लेस उसी का ही रिपीटेशन टाइप ही है। बेटा अगेन आपका एक्स अगर बहुत छोटा हुआ तो बहुत नियर पॉइंट पर, रिंग के बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दोगे, उसकी पावर 3/2 बड़ा आर क्यूब लिख दोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। अगर मैं कहूं बड़ा बहुत फार अवे पॉइंट पर निकालना है, बड़ा एक्स बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं बेटा, अगर बहुत फार अवे पॉइंट पर अगर निकालना है तो उस टाइम एक्स बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 बड़ा क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3, एक एक्स ऊपर, तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दूर वाले पॉइंट पर निकालोगे तो बड़ा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें भी अगर एक्स टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो गया तो दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0। सर बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट, सेंटर पर बेटा पहले से 0 आ चुका है, एक्स को 0 रख दो तो सेंटर पर आप देख चुके हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी 0 आ रही, सेंटर पर भी 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है, तो बड़ा बीच में पहले बड़ी होगी बड़ा फिर घटी होगी, बड़ा वही कहानी वापस से, चाहो थोड़ा वापस से डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा डिफरेंशिएशन तो जैसा पहले थोड़ा वैसे वापस से है। तो अगर कोई बच्चा मुझसे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ पूछेगा तो आई विल से कि बड़ा ग्राफ विल बी लाइक दिस। बड़ा मैक्सिमा कहां आएगा, r/√2 पे और माइनस r/√2 पर भी आएगा। बस बेटा रिंग का r/√2 इधर वाला पॉइंट है, माइनस r/√2 इधर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है, बाकी कोई और अंतर नहीं है। फेयर इनफ। बड़ा इतनी सी बात हम समझ गए, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो में मैंने बेटा आप लोगों को है ना एक सवाल करवाया था यार, एसएचएम का सवाल करवाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सवाल करवाया था ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशन में नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब एग्जैक्टली वही सवाल कराना तो हल्का सा बड़ा बोर कर सकता है, तो मैं हल्का सा सवाल को चेंज करके आप लोगों से पूछ रहा हूं, लेकिन अगेन बेटा सवाल थोड़ा सा टफ तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, बट ठीक है अपन कर लेंगे, तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है कर लेंगे बेटा। सुनिएगा, आपके पास ये एक रिंग है ऐसे, इसका मास है m1, रेडियस है r, और बड़ा ये यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है, बढ़िया बात है। इससे बहुत कम डिस्टेंस से दूसरा एक m मास का पार्टिकल है, सॉरी बड़ा m2 मास का पार्टिकल है, जो बड़ा एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है। हमें ये बोल रखा है कि x की जो वैल्यू है बड़ा r के सामने बहुत छोटी है, बड़ा डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए थोड़ा दूर दिखा दिया, बड़ा बाकी x है बहुत छोटा, ठीक। दोनों को बड़ा हम लोगों ने रिलीज कर दिया, सुना बेटा आपने, दोनों को रिलीज कर दिया।
हमने जो सवाल इलेक्ट्रो में किया था उसमें हमने इसको फिक्स रखा था, इस बड़ी वाले को फिक्स रखा था। इस बड़ा फिक्स नहीं है, दोनों को रिलीज कर दिया, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, है ही नहीं। तो अब होगा क्या, ये आपका जो बड़ी वाली रिंग है ना, ये भी फ्री टू मूव है, ये बड़ा फ्री टू मूव। पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि होगा क्या, फिर बाद में मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। पहले एक बार हल्का सा मोशन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सुनिए बेटा, क्या क्या होगा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है सुनो बेटा, ये रिंग, इसकी एक्सिस पर ही एम मास का पार्टिकल, रिंग ने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है ऐसी, तो इस एम मास पर फोर्स आएगा ऐसे, जो इस पर फोर्स आएगा ऐसे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस रिंग पर वही फोर्स आएगा ऐसे। और रिंग हम जानते हैं कि बेटा फ्री टू मूव है, तो रिंग दौड़ेगी, ये m1 मास इधर दौड़ेगा, तो ये m2 मास की रिंग इधर दौड़ेगी, तो ये m मास दौड़ते दौड़ते इधर आएगा, तो m1 मास की रिंग इधर आएगी और m2 मास का पार्टिकल इधर आएगा, और चलते 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 यूं आएंगे। कभी ना कभी m1 मास की रिंग के सेंटर पर आपका m2 मास का पार्टिकल आ जाएगा। इस टाइम पर रिंग के पास जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी और पार्टिकल के पास इधर होगी, और दोनों ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बाद अब वेलोसिटी घटने वाली है। सुनना बेटा कैसे, जस्ट इसके बाद आपकी रिंग बेटा वो इधर निकल जाएगी और पार्टिकल इधर निकल जाएगा। जैसे इधर पार्टिकल निकला, रिंग की वजह से एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड है इधर, तो यहां पर बेटा ग्रेविटेशनल, इस रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है इधर, तो इस एम मास के पार्टिकल पर फोर्स है इधर, वेलोसिटी है इस तरफ, तो लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, और ऑफ कोर्स इस पर फोर्स है इधर, तो रिंग पर भी फोर्स है इधर, तो दोनों की वेलोसिटी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, सॉरी दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो क्या वहीं पड़े रहेंगे? नहीं, ये रिंग जो है ये एम मास के पार्टिकल को यूं खींच रही है, और ये एम मास का पार्टिकल रिंग को यूं खींच रहा है। इस कारण से फिर से बेटा रिंग इधर आएगी, रिंग इधर आएगी, रिंग इधर आएगी, रिंग आएगी, और पार्टिकल इधर आएगा। दोनों बेटा अगेन रिंग चलते 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 यहाँ पहुँच जाएगी, पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा, और पार्टिकल जैसे सेंटर पहुँचेगा इस टाइम पर अगेन पार्टिकल की और रिंग की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्टिकल इधर जाएगा, रिंग इधर जाएगी। अगेन बेटा रिंग जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी वो ऐसे, फोर्स क्रिएट करेगी ऐसे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी होगी इस तरफ, फोर्स होगा इस तरफ, वेलोसिटी होगी इस तरफ, एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, लगातार दोनों की वेलोसिटी घटेगी घटेगी, कहने की वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ऐसे ऐसे बेटा ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। रिंग बेटा फिक्स नहीं है, रिंग भी मूव कर रही है, और रिंग अगर मूव कर रही है तो बेटा आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, रिंग भी एसएचएम कर रही है और पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो सिचुएशन बड़ा टफ तो है ही, बट वी कैन डू इट। इसमें हल्के फुल्के बड़ा सेंटर ऑफ मास वगैरह कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे। अगर आपको नहीं भी आते हो तो टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा सब, है ना। और इसी बहाने सीखेंगे, ऐसे थोड़ी कि बेटा अपन कुछ ऐसे रैंडमली बोल देंगे ना कि बेटा कर लेना। मैं सब बोल दूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मेरे किसी बच्चे को ना आता हो, तो मुझे बोलने में कौन सा टाइम लगता है, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मैं तो बोल दूंगा। तो इसलिए आप मन में ये मत सोचना कि यार सर ने कितना टफ सवाल पकड़ लिया, एसएचएम इसमें लग रहा है, सेंटर ऑफ मास इसमें लग रहा है, सर कैसे कर पाएंगे हम लोग। कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं अपने आप बोल दूंगा, इसी बहाने वो बात किसी बच्चे को नहीं आती होगी तो वो भी सीख जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो सुनना बेटा, सवाल ये है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ देयर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा देयर मतलब दोनों के ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा, मैं समझा रहा हूं बेटा कैसे। सुनना बेटा, दोनों शुरुआत में रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। दोनों की ही वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है ना। पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर ये तो है जो रिंग पर इधर लगा और पार्टिकल पर इधर, बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है। इक्विवेलेंट अपोजिट है, कैंसिल हो गया, नेट जीरो आ गया। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है।
सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस बात का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब हमेशा जीरो ही रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी, इस बात का मतलब ये कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई तभी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो होना जरूरी है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट होगी तो दूसरे की राइट होगी, ऐसा होना जरूरी है। एक बात और पता लगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। सर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ ये है कि एक जना लेफ्ट गया होगा तो पक्की बात है दूसरा जना राइट गया होगा। m1 मास का पार्टिकल अगर x1 डिस्टेंस राइट गया होगा तो m2 मास का पार्टिकल x2 डिस्टेंस लेफ्ट गया होगा, और इनमें रिलेशन आना जरूरी है कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बेटा दो चार बातें आपको याद रखनी है। हो सकता है मोस्टली बच्चों को याद भी हो कि सर क्या फालतू बातें कर रहे हो आप, ये सब पता है। जिनको पता है बेटा वो चल रहे हैं, बेटा बाकी लोग मेरी बातें सुनते रहे। तो चलिए बेटा, अब कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आएगा। अब क्या क्या कहानी है सुनते हैं बेटा। हम मान लेते हैं कि कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा यहां कहीं होगी, जब आपकी रिंग चलते 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 इधर आ गई है और आपका पार्टिकल चलते 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 इधर आ गया। ऑफ कोर्स रिंग इधर जा रही है v1 वेलोसिटी से, मास है m1, और पार्टिकल इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v2। हम कभी नहीं कभी बेटा ये v1 v2 भी निकाल लेंगे, ऐसा हम कमजोर नहीं अपन लोग, वो भी कर लेंगे, लेकिन निकालना नहीं है। इसके बाद क्या होगा, रिंग इधर जाएगी, पार्टिकल इधर जाएगा। जैसे पार्टिकल इधर जाएगा रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी, तो वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इधर, लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जीरो, कहीं ना कहीं बड़ा रिंग की वेलोसिटी भी जीरो। फिर रिंग इधर आएगी, पार्टिकल इधर आएगा, लगातार बड़ा यूं ऑसिलेटरी मोशन करते रहेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद मान लेते बड़ा कहानी ऐसी होगी कि जो बड़ा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी बड़ा वहां से रिंग चली गई हल्की सी इधर और पार्टिकल चला गया इधर। m2 मास का बड़ा ये आपकी शुरुआत, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वहां से m2 मास का पार्टिकल चला गया लेफ्ट और m1 मास की रिंग चली गई है x1। ये बड़ा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये इधर आ गया x2, ये इधर आ गया x1। ठीक है ना। इस m2 मास के पार्टिकल पर फोर्स देखो कितना है। आप बोलोगे सर इस रिंग के कारण m2 मास के पार्टिकल पर फोर्स आएगा इस तरफ F2 और इसी कारण इस पर इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा A2। काश बड़ा ये F2 लिख पाऊं, लिख देंगे। पार्टिकल 2 पर जो फोर्स आएगा वो आएगा इस पार्टिकल का तो मास m2 मल्टीप्लाइड बाई रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, बड़ा मैंने उसको E1 लिख दिया है। मास किसका 2 का, ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी 1 की, तो मास ऑफ 2 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 1। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यहां पर बड़ा बताना, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यहां पर बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरे बच्चे बोलेंगे फॉर्मूला होता है G mx, मास बड़ा इसका m1x, x मतलब बड़ा इसके सेंटर से दूरी, बड़ा सेंटर से दूरी आप देख पा रहे हो कितनी है, x1 प्लस x2 gmx अपॉन बड़ा r स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये x1 x2 बहुत छोटे हैं। भाई ये x से छोटा था तो ये x1 और x2 भी तो छोटे ही होंगे, और अगर ये छोटे होंगे तो इस फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं G m1 m2 x1 प्लस x2 अपॉन बेटा r के सामने x1 प्लस x2 छोटा है तो नीचे बेटा मैंने लिख दिया कि r स्क्वायर प्लस दिस, बेटा इसको r स्क्वायर ही रहने दो, इसके सामने बहुत छोटा है, इससे निपटा दो।
आर स्क्वायर की पावर 3/2, ले बेटा नीचे आर क्यूब आ गया। बच्चे बोलेंगे सर आपने बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन पार्टिकल 2 पर लगने वाला जो फोर्स है, पार्टिकल 2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इक्विलिब्रियम से, और इक्विलिब्रियम से इसका डिस्प्लेसमेंट हम देख पा रहे हैं कि कितना है x2। सर ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी एसएचएम होता है। सर यहां पर तो x1 प्लस x2 है, काश x1 ना होता, सिर्फ और सिर्फ x2 होता तो मैं एसएचएम प्रूव कर पाता। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इक्विलिब्रियम पोजीशन से m2 मास के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x2 है। हमारा एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? एसएचएम की कंडीशन होती है कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से m2 मास के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x2, तो दिस फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। बट इन दिस केस x1 भी है और x2 भी है, काश x1 ना होता। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स्ड है, और सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स्ड है तो m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, और यहां से बड़ा मेरे पास फोर्स ऑन पार्टिकल 2 आ गया है gm1m2 अपॉन आर क्यूब इंटू x1 को क्या लिख सकता हूं बेटा? x1 को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा? m2x2 अपॉन m1 प्लस x2। ले बेटा, इट कैन रिटन एज g m1 m2 अपॉन आर क्यूब। बेटा ऊपर मेरे ख्याल से m1 प्लस m2 आ गया होगा इंटू x2 अपॉन m1। m1 से m1 कैंसिल, पार्टिकल 2 पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है gm2 अपॉन आर क्यूब इंटू m1 प्लस m2 इंटू x2। बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट याद करो। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? मेरे ख्याल से तो वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब एसएचएम है बेटा, वो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर चुके हैं कि x1 प्लस x2 r से बहुत छोटा है, एंड फोर्स ऑन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। इट मींस दैट पार्टिकल 2 इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो बेटा हमने प्रूव कर दिया है कि f2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, एंड इट मींस दैट पार्टिकल मस्ट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया बात है। लेकिन आप कहोगे सर टाइम पीरियड, बेटा अगला स्टेप, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 इज gm2 m1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन r रेज टू पावर 3। बेटा फोर्स ऑन पार्टिकल 2 इज ऑलवेज मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2। m2 कैंसिल हो गया, और पार्टिकल 2 का जो एक्सेलरेशन है बेटा मेरे पास आ गया, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन इज g m1 प्लस m2 अपॉन r रेज टू पावर 3 इंटू x2। ले बेटा हमारे एसएचएम की बेसिक कंडीशन आ गई है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 इज समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2। बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2, तो बेटा दिस समथिंग मस्ट बी योर ओमेगा का स्क्वायर। जैसे बेटा ओमेगा का स्क्वायर आ गया, हम बड़े आराम से बोलते हैं कि एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है रूट ऑफ जी m1 प्लस m2 अपॉन r रेज टू पावर 3, या फिर बेटा टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब ऊपर g टाइम्स m1 प्लस m2। लो बेटा बढ़िया सवाल निपटा दिया अपन ने यार।
ऐसा ही सवाल बेटा हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछ लें यार, जो पहले वाली रिंग थी बेटा वो मान लो कि वो सवाल में फिक्स थी और बोलते हैं फिक्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिर उस केस में आपकी रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी और पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। रिंग फिक्स होगी तो पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बहुत आसान था, लेकिन रिंग अगर फिक्स ना हो तो कैलकुलेशन बड़ा हल्की सी टफ है। बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि बेटा दोनों पार्टिकल अगर इस तरह से HM कर रहे हैं तो सवाल कैसे करते हैं। हम इन बातों को बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक हार्मोनिक ऑसिलेटर नाम से एक अलग हेडिंग लगा के भी पढ़ते हैं, बट तब भी बेटा तब भी सवाल करते तो बेटा ऐसे बताता ना, ऐसे कि कुछ अलग बताता, तब भी बिल्कुल ऐसे कैसे बताता। तो आई होप बेटा बहुत सारे बच्चों को इस तरह का फंडा क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का सवाल आए तो उसको कैसे मैनेज करना है। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा, ओह सॉरी, आगे चलिए बेटा, चलिए बेटा, आई होप है ना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, आप लोग बड़ा समझ गए होंगे इस बात को ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। बेटा किसी यूनिफॉर्म डिस्क के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं उसको, आइए। आपके पास बेटा एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ऐसे, ये बेटा इसकी एक्सिस है, जो इसका रेडियस है बेटा वो r है, मास से बेटा m, वो सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सिग्मा कह सकते हो कि सिग्मा इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। यहां से x डिस्टेंस दूर बेटा हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, निकालते हैं बेटा। बेटा निकालने का मन है नहीं, मैं बेटा पहले बोल दूं कि कैसे निकाला था बेटा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी बेटा, r डिस्टेंस पे जाओ कट लगाओ, फिर r प्लस dr पे जाओ कट लगाओ, और रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, फिर उस r के बेटा वैल्यू को वेरी कर दो 0 से लेके कैपिटल R तक, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस डिस्क के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सिस पर आएगी ऐसे, ऑफ कोर्स मास की तरफ, इसकी वैल्यू होगी बेटा। अब बेटा मैं तो ना वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा जो मैंने आपको पहले वहां पर सिखा रखा है। फॉर्मूला बेटा मैंने आपको ये सिखा रखा था कि अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। आई रियली होप बेटा आप लोगों को याद होगा कि बेटा ऐसे फॉर्मूला याद कर रखा था, है ना, ऐसे याद कर रखा था। सिग्मा बेटा वहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया था, यहाँ पर सिग्मा मतलब बेटा मास पर यूनिट एरिया। बेटा एप्सिलॉन नॉट, अरे बेटा एप्सिलॉन नॉट मेरे ख्याल से 1/4 पाई के होता है बेटा। यहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दूंगा बेटा, मैं 1/एप्सिलॉन कर दूंगा 4 पाई जी, सर माइनस जी लिखो बेटा। माइनस सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा पसंद नहीं हो बेटा, मुझे तो पसंद है, आपको ना पसंद हो तो आप बोलते हैं कॉस थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस, that is x upon root of r square plus x square। तो नंबर वन आंसर आ गया 2 पाई g सिग्मा 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेटा दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क। बेटा डिस्क के कारण ये रही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने जानबूझ कर ऐसा लिखा कि आप लोग बेटा ये सोच सको कि हाँ यार सर को भी याद नहीं है, सर भी ना बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, हम भी निकाल लेंगे, हमें भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेटा सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला ना पसंद हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिग्मा को लिख दो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा। वी विल हैव वन मोर फॉर्मूला नॉट टू रिमेंबर ऑब्वियसली, है ना बेटा। पाई से पाई कैंसिल और हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे आपको अच्छा लगे।
दैट इज बेटा 2gm/r²। ठीक है ना, ये बड़ा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, बढ़िया है बेटा, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये बड़ा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड याद बेटा, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको हो ही जाएगा, कोई इसमें इतना इशू है नहीं बेटा। तो किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क के कारण बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी लाइक दिस। बेटा आप देख सकते हो जैसे जैसे एक्स लगातार बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड लगातार घटेगी। ठीक है, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 0 पर बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड इज 2gm/r²। फिर लगातार बड़ा जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी। तो आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस x कोई ग्राफ पूछ लें तो x की वैल्यू 0, तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, उसके बाद बड़ा लगातार घटती जाएगी घटती जाएगी। x इक्वल्स टू 0 मतलब बड़ा डिस्क के बिल्कुल नजदीक तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है 2gm/r²। फेयर इनफ। चलिए बेटा नेक्स्ट, बेटा अगला डिस्क हो गया बेटा, नेक्स्ट इज होलोस्फीयर। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलो यूनिफॉर्म स्फीयर। बेटा होलोस्फीयर बोल दो या स्फेरिकल शेल बोल दो, एक ही बात है। आपके पास बड़ा एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। अंदर वाले पॉइंट पर आई रियली होप यू नो दैट कि अंदर वाले पॉइंट पर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0। सारा का सारा मास बड़ा सरफेस पर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर वाले पॉइंट बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड 0। बाहर वाले पॉइंट पे बेटा, बाहर वाला पॉइंट बेटा सेंटर से मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा ऐसे सेंटर की तरफ आएगी और आउटसाइड पॉइंट पे बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी gm/ सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका एक स्टेटमेंट भी लिखा है थोड़ा आपको कि बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। सॉरी बेटा, पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर, ऐसे बोल दो बेटा। आई होप दैट्स ओके। बाहर वाले पॉइंट पर अगर आप मुझसे कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखो, थोड़ा मैं लिख दूंगा दैट इज -gm/r² इंटू r कैप। बेटा माइनस r कैप क्यों लिखा? क्योंकि आपका r कैप है ऐसे, तो माइनस r कैप है ऐसे। तो आउटसाइड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का मन हो तो दैट इज बेटा -gm/r⁻³ इंटू r। बेटा ये बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड है, अंदर वाले पॉइंट पर तो बेटा हम पहले से जानते ही हैं कि बेटा वो तो 0 है। अंदर वाले पॉइंट पर हमें क्लियर था कि बेटा 0 है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स सरफेस पर है, और उसकी वैल्यू है gm/ सेंटर से दूरी का स्क्वायर, दैट इज r²। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस, बड़ा ग्राफ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अंदर वाले पॉइंट्स पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, तो जब तक r की वैल्यू कैपिटल R ना हो जाए तो अंदर वाले पॉइंट पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0। जैसे ही r की वैल्यू कैपिटल R हुई बड़ा, वैसे ही सरफेस वाले पॉइंट पर बड़ा हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई है gm/r²। और उसके बाद तो बड़ा जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे ही घटेगा जैसे किसी पॉइंट मास की वजह से घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से दूरी का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर बाहर वाले पॉइंट के लिए। सॉरी बेटा इसमें आउट लिख देता हूं यार ना। आई नो बेटा आपको थोड़े बोरियत महसूस हो रही होगी कि सर वही काम वापस से कर रहे हैं, तो बेटा अपन जल्दी इसको निपटा लेंगे तो आपको उससे ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो।
और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि ना सवाल बेटा है ना मैं नए लेके आऊँ, है ना वही सवाल ना करा दो जो मैंने आपको लेटर में करा रखे। इसीलिए बेटा वो एक रिंग और पार्टिकल वाला थोड़ा टफ सवाल भी किया, जिससे आपको बोरियत ना लगे कि यार सर उस टाइम भी वही पढ़ा रहे थे, अब भी वही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सिर्फ कंपेरिजन ही था। तो आप एक बार बेटा ग्रेविटेशन तो मत करना, कल करना, कल से देंगे बेटा ग्रेविटेशन का होमवर्क। उससे पहले बेटा आप एक काम कर लो, इलेक्ट्रो की सारी शीट निपटा दो, है ना। इलेक्ट्रो की सारी शीट निपटा लो बेटा। मैं एक्सरसाइज 1 वगैरह दे चुका था, जितनी बेटा आगे बची वो सारे निपटा लो, है ना। और उसके बाद बेटा अपन ग्रेविटेशन करते हैं, ठीक है। चलिए।